हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शशिकांत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस यूट्यूब वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोग सेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी सुन लीजिए, सेट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। एक लड़का था जिसका नाम था अभय। वो अभी अभी 11th का रिज़ल्ट आया था, उसका पास हो गया था। बहुत खुश था, बहुत खुश। वो जो है अब 12th की बुक्स लेनी थी उसे, तो वो एक बुक स्टोर पे पहुंचा। काफ़ी बड़ा बुक स्टोर था। उस बुक स्टोर में बहुत सारी रैक्स थी। सारी रैक्स में नंबर्स लिखे हुए थे, 1 2 3 4, और बहुत सारी बुक्स थी। तो बुक स्टोर का ओनर जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ था। तो अभय उसके पास गया, बोला सर मुझे जो है क्लास 12th की NCERT की सारी बुक्स चाहिए। तो उस बुक स्टोर ओनर ने अपने वर्कर को बुलाया और बोला सर जाइए रैक नंबर 32 से जो भी बुक्स हैं वो उठा लाइए। तो अब एक बार ज़रा सा इमेजिन कीजिए, अगर उस बुक स्टोर में रैक्स ना होती तो क्या होता। सब कुछ मिक्स्ड अप रहता। उसे ढूंढने में, सिर्फ इसकी ये 4-5 बुक्स ढूंढने में उसे पूरा दिन लग सकता था। लेकिन उन रैक्स ने उसका काम आसान कर दिया। सेम वही काम जो रैक्स उस बुक स्टोर में करती हैं, सेम वही काम मैथमेटिक्स में सेट्स करते हैं। सेट थ्योरी सेम वही काम करती है। अभी जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कैसे। ध्यान से देखिएगा कि उसमें जो है जो रैक्स थी वो कैसे वर्क करती हैं। रैक्स में जो उसने बुक्स रखी थी, एक क्लियर कट बुक्स थी कि इस रैक नंबर 32 में 12th की हैं, रैक नंबर 31 में 11th की हैं, इस रैक में ये है, इस रैक में ये है। एकदम क्लियर बुक्स रखी हुई थी। मीन्स जो कलेक्शन था ऑब्जेक्ट्स का वो वेल डिफाइंड था। सो जो सेट्स होते हैं, मैथमेटिक्स में सेम डेफिनेशन हो जाती है सेट्स की। सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है, अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है उनका हम एक कलेक्शन ले लें तो वो होता है सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कोई एक एग्जांपल, मान लो 1 2, तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वेल डिफाइंड है। 1 वेल डिफाइंड है, 2 वेल डिफाइंड है, तो ये 1 और 2 का कलेक्शन है, तो क्या हो गया सेट। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ x y z, मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ शशिकांत, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x एक लेटर है, वेल डिफाइंड है, y लेटर है, वेल डिफाइंड है, z लेटर है, वेल डिफाइंड है, शशिकांत वेल डिफाइंड है, मेरा नाम है। सो ये क्या हो गया सेट। सिमिलरली आप कोई भी कलेक्शन ले लीजिए जिसमें ऑब्जेक्ट्स एकदम क्लियर पता हो कि इसमें ये ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे इसमें हमें पता है x y z और शशिकांत ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्या है सेट। सेट्स को हमेशा जो है हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। मान लीजिए A B C D X Y Z, जिससे भी मन करे आप कर सकते हैं। हम इसको A से डिनोट कर रहे हैं, हमेशा सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। पहली चीज समझ आती है। दूसरी बात हम और समझ लेते हैं, सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। सेट्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में और अच्छे से बात करेंगे इनके ऊपर, लेकिन अभी यहीं तक रहते हैं। और इनमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। मतलब सेट्स, किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो एलिमेंट्स हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक 1 1 1 2 3 ऐसा कुछ है, और इसको अगर हम सेट में लिखना चाहेंगे तो 1 जो है 3 टाइम्स है, लेकिन सेट में हमेशा हम किसी भी एलिमेंट को केवल एक बार लिखेंगे।
मतलब किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। समझ आती है बात? आती है। चलिए अब जो है हम आगे कुछ और बातों की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ सिंबल्स के बारे में। जैसे हम सिंबल्स के बारे में बात करते हैं तो कई सारे सिंबल्स जो है आ जाते हैं हमारे सामने। हो सकता है आप लोग पहले से जानते हो, ना जानते हो, फिर भी देख लीजिए। और उन सिंबल्स के बाद हम बात करेंगे कि सेट्स को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंबल होता है ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। जहां पर भी ये सिंबल बना हो समझ लीजिए लिखा हुआ है बिलोंग्स टू। मीन्स मान लीजिए कोई एक सेट है, जस्ट कंसीडर देयर इज अ सेट ए बी सी विद एलिमेंट्स ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए, देन कैपिटल ए इज इन स्मॉल ए इज इन कैपिटल ए, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सिमिलरली बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ आती है बात? अब दूसरा सिंबल होता है एक डज नॉट बिलोंग्स टू। जहां पर भी ऐसा सिंबल दिखे समझ जाना लिखा हुआ है डज नॉट बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो इसमें ए बी सी तो है लेकिन डी नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं डी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। समझ आती है बात? D does not belong to capital A means this symbol is does not belong to. This symbol means belongs to. Next, there is such that. बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है और बहुत बार यूज होगा मैथमेटिक्स में। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। वैसे सच दैट की मीनिंग आप खुद जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन्स सच दैट के बाद लिखा हुआ है, जहां पर भी ये सच दैट का सिंबल आ जाए समझ जाना उसके बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट या डेफिनेशन जो एक्स के बारे में लिखी होगी। मतलब जिस एलिमेंट के बाद सच दैट लगा हो उसी के बारे में कोई ना कोई बात कही गई होगी। यहां पे क्या कहा जा रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू आइदर 1 और -1। मीन्स इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 और -1 है। सो सच दैट के बाद हमेशा उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई डेफिनेशन या स्टेटमेंट दिया गया होगा जो उस एलिमेंट को डिफाइन करेगा। एक और सिंबल समझ लेते हैं, फॉर ऑल। जहां पर भी ये सिंबल लिखा हो समझ जाइएगा फॉर ऑल लिखा हुआ है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 to the power x into 3 to the power x is equal to 6 to the power x for all x belongs to real numbers। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। यहां पे r जो है रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, समझ लीजिएगा। सो 2 to the power x 3 to the power x is equal to 6 to the power x, ये करेक्ट है, सब लोग जानते हैं। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। बात समझ आती है? ये चारों सिंबल्स ध्यान से देख लीजिए, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, सच दैट और फॉर ऑल। इन सिंबल्स का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है सेट थ्योरी में नहीं बल्कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में। चलिए हम अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसी समय सेट थ्योरी के। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स नहीं दिए थे उतने ज़्यादा बिकॉज ये सिंबल्स अभी तक हमारे पास नहीं थे, तो मैं चाहूँगा कि मैं अभी कुछ एग्जांपल्स दे दूँ, उसके बाद जो है उन्हीं एग्जांपल्स को हम इलोबरेट भी करेंगे बाद में। मतलब कई तरीके से हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे कितने तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो है मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। एक नेचुरल नंबर्स, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एग्जांपल है ये, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होने वाले नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। हमारे बेसिक नंबर्स होते हैं, पता है, सब वेल डिफाइंड है, मतलब सेट है। सिमिलरली इंटीजर्स लिख भी देता हूँ मैं नाम, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये हो गए। दूसरे हैं अपने इंटीजर्स, इनको आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं। सबको पता है इसमें क्या क्या होते हैं, -3 -2 मीन्स सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। और अगली बात होती है
अगले मान लेते हैं, एक और एग्जांपल दे देता हूँ रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा रेशनल नंबर्स। इसमें एक बहुत अच्छा प्रूफ आता था, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, प्रूव कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये आता ही होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? m/n फॉर्मेट होता है। m और n क्या होते हैं? सच दैट m and n आर इंटीजर्स, मीन्स m, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स कैपिटल Z। m और n इंटीजर्स होते हैं, और एक और बात होती है n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता है। ये होते हैं रेशनल नंबर्स। सिमिलरली रियल नंबर्स होते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ेंगे, हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन सेट थ्योरी का जो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके जो आंसर्स आएंगे, उनका जो सॉल्यूशंस आएंगे, वो होगा एक सेट। याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, मतलब आंसर्स टू एनी प्रॉब्लम, आंसर्स टू एनी प्रॉब्लम फॉर्म अ सेट। कई बार जेईई मेंस वगैरह के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन हैव, मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। जब भी ऐसा हो, तो मैंने ऑलरेडी बोला था सेट थ्योरी में जब भी हम सेट लिखेंगे तो एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। मतलब जब भी सॉल्यूशन पूछा जाए, मान लीजिए आपसे सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, इसमें बताइए x² - 2x + 1 = 0 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो इसके आप कैलकुलेट करेंगे तो x = 1, 1 आएगा, लेकिन सॉल्यूशन कितना है आपके पास? 1। सो ये बिकॉज ये एक सेट है, और सेट में हम एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखते हैं, चाहे जितनी बार आए हम उसको एक ही बार काउंट करते हैं। दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, कि इसमें कितने जो है इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, 1 होगा। वैसे ये बात अगर अलग है कि अगर पूछा जाए कि इसमें कितने रूट्स होंगे, अगर ये पूछा जाए कि इसमें कितने रूट्स होंगे तो 2 रूट्स होंगे, लेकिन सॉल्यूशन होगा 1। चलिए आगे हम अब इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम सीधे पहुंचते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में। कितने तरीकों से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ लिया हो अभी तक, या फिर नहीं पढ़े तो समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो देखते रहिए वीडियो। चलिए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। सेट्स को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है फिर से उसी कहानी पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम थे। वो अभय था ना शुरू में, वीडियो की शुरुआत में, अभय। उस अभय जो है जब बुक ले रहा होता है अपनी, तभी एक और आदमी आता है, बोलता है सर मेरे को जो है ये बुक चाहिए। वो कुछ अजीब सा नाम बताता है। बुक ओनर को लगता है ये बुक तो कहीं है ही नहीं, मुझे लगता है। फिर भी वो अपने जो है एक वर्कर को बुलाता है, बोलता है सर जाइए आप रैक नंबर 29 को चेक करके आइए, मुझे लगता है बुक्स उसमें हैं, तो इसलिए आप जाइए रैक नंबर 29 को चेक कीजिए और बताइए कि उसमें कौन कौन सी बुक्स हैं। वो जाता है, वो बोलता है, पता है क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। वो बोलता है सर एक हिंदी की बुक है जो क्लास 5 की है, हिंदी क्लास 5, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी क्लास 5 की है, इंग्लिश क्लास 5 की है, मैथ्स क्लास 5 की है, साइंस क्लास 5 की है, और कोई सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्लास 5 की है, और कई सारे बताता है, सारे क्लास 5 के, ठीक है। सारे के सारे जो बुक्स हैं वो सब क्लास 5 की हैं। अभी भी बुक स्टोर ओनर को जो है डाउट होता है, कहता है लगता है ये सही बता नहीं रहा है। वो बुलाता है दूसरे वर्कर को, कहता है आप जाओ रैक नंबर 29 में चेक करो और मेरे को बताओ कि उसमें क्या है। वो जाता है, वो रैक नंबर 29 चेक करता है, वो देखता है और सारी बुक्स बहुत अच्छे से देखता है, और उसके बाद आता है सर उसमें क्लास 5 की सारी बुक्स हैं। वो क्या बोलता है, बुक्स ऑफ क्लास 5। वो बहुत सीधी सी बात बता देता है, सर क्लास 5 की सारी बुक्स हैं, ठीक है। उसे अभी भी डाउट रहता है, अभी भी उसको डाउट रहता है। वो बोलता है
मुझे नहीं लगता ये सही बोल रहा है। वो प्यून को बुलाता है, अब प्यून ही बसता है वहाँ पे उसकी शॉप पे, तो प्यून को बुलाता है, बोलता है तुम जाओ, तुम चेक करके आओ कि ये लोग जो बोल रहे हैं सही है या नहीं, रैक नंबर 29 को चेक करो। वो जाता है, रैक नंबर 29 चेक करता है। अब दिक्कत ये होती है प्यून के साथ कि उसको पढ़ना नहीं आता है, तो एक काम करता है, रैक नंबर 29 की सारी बुक्स उठाता है और बुक स्टोर ओनर के सामने लाके पटक देता है। कहता है सर ये लीजिए, आप देखिए कौन कौन सी बुक्स हैं। तो जैसे ही वो देखता है तो उसे साफ साफ बुक्स दिखती हैं। एक बुक हिंदी क्लास 5, इंग्लिश क्लास 5, इसी तरीके से मैथ्स क्लास 5 और भी कई सारी बुक्स। ठीक है, तो तीनों लोगों ने सेम ही बात कही, लेकिन तरीके कितने थे? 3। मतलब 3 लोगों ने एक ही बात बोली कि सर इसमें ये बुक्स हैं, लेकिन 3 तरीकों से। एक ने अलग अलग बुक्स के नाम बता दिए, दूसरे ने सीधे बोल दिया सर क्लास 5 की बुक्स हैं, तीसरे ने सीधे उठा के दिखा दिया ये लो देखो कौन कौन सी हैं। तसल्ली मिल गई। तो ये तीनों जो है अलग अलग मेथड्स होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। पहला मेथड है जिसे हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड समझ आती है? रोस्टर मेथड जिसमें एलिमेंट्स को जो है हम अलग अलग इंडिविजुअली लिख देते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, लिखते चले जाते हैं, वो होता है रोस्टर मेथड। मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए हम नेचुरल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या रोस्टर मेथड, हमने क्लियरली 1 भी लिखा, 2 भी लिखा, 3 भी लिखा और बोल दिया 4 5 6 ये भी होंगे। तो ये क्या है? रोस्टर मेथड, जिसमें हम अलग अलग एलिमेंट्स को एकदम क्लियर कट लिखते चले जाते हैं। हमारा जो दूसरा आता है वो होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड देखो, इसको ध्यान से देखो। उसने क्या बोला था? बुक्स ऑफ क्लास 5। मतलब उसने बुक्स ऑफ क्लास 5 क्यों बोला? क्योंकि उसमें क्लास 5 की बुक थी। मतलब उसने सीधी सीधी डेफिनेशन बता दी कि सर ये वाली बुक्स हैं, बात खत्म। मतलब सेट बिल्डर मेथड में हम डेफिनेशन बता देते हैं, हम सेट बिल्डर मेथड में डेफिनेशन बता देते हैं। और इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, हम ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और जो है डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए बुक्स ऑफ क्लास 5 बोला था उसने, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये आएगा, इसमें बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स सच दैट बुक्स आर ऑफ क्लास 5। समझ आ रही बात? मतलब सच दैट के बाद हम लिखेंगे कौन से एलिमेंट्स हैं, सच दैट सर वो एलिमेंट की डेफिनेशन ये है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए रोस्टर मेथड में हम एक सेट ले लेते हैं, a = 1, 2। ये एक सेट है, सीधी सी बात है, अलग अलग एलिमेंट्स लिखे हुए 1 2 रोस्टर मेथड में है। अब हम एक और सेट लिखते हैं यहां पे b। एक और हम मेथड लिखते हैं, सॉरी एक और सेट लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, x सच दैट x² - 3x + 2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? हाँ आती ही होगी। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 और 2। मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? इसमें भी एलिमेंट है 1 और 2, इसमें भी एलिमेंट्स हैं 1 और 2। मतलब ये दोनों सेट्स सेम है, ये दोनों सेट्स सेम सेट्स, बस अलग अलग तरीके से लिखे गए। ये लिखा गया है रोस्टर मेथड से, ये लिखा गया है सेट बिल्डर मेथड से। आप जहां कहीं पर भी आपको x सच दैट, ऐसा सच दैट का सिंबल यहां पे दिख जाए, आप समझ जाओ सेट बिल्डर मेथड यूज हो रहा है। कोई भी मान लीजिए, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, x such that 1 is less than or equal to x is less than or equal to 2 and x belongs to natural numbers। 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है, 2 या 2 से छोटा है और नेचुरल नंबर है।
ये बताओ 1 या 1 से बड़ा मतलब 1 होगा, 2 या 2 से छोटा मतलब 2 भी होगा। 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। मतलब यही 1 एंड 2 यही तो सेट है। तो ये सारे सेट सेम ही तो है। इसे बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ये सेट बिल्डर मेथड हो गया, ये रोस्टर मेथड हो गया। एक और तरीका होता है जिसे ज्योमेट्रिकल मेथड या इमेज मेथड, या फिर कई लोग सीधी सी बात है वेन डायग्राम को रिलेट करता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। उसमें सीधे हम जो है स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, सर 1 एंड 2 होगा। अभी इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वेन डायग्राम्स हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में, बट अभी तक हम लोग यहीं पर रहते हैं। और जो है अगर इतनी बात समझ आ गई है और ये वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने जानने वाले मतलब 11th में जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, या फिर जो लोग जेई या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए उन्हें, ताकि उन्हें भी सेट थ्योरी समझ आए। और जो है हम आने वाली वीडियोज़ में और भी अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे सेट थ्योरी के, जैसे सबसेट्स, पावर सेट्स और वेरियस टाइप ऑफ सेट्स सब कवर करने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए।